हेलो गाइस। आज एक ऐसे अजीब दुर्ग के बारे में जानेंगे जो दुनिया में सबसे खतरनाक दुर्ग की श्रेणी में आता है। मजे की बात तो यह है कि वो दुर्ग भारत में स्थित है। अब कहा जाता है कि वो कहाँ स्थित है और वो कौन सा किला है, ये बताने से पहले आपको इतिहास की एक घटना सुनाते हैं। गाइस, 1490 में समंदर ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। उसी लहरों की डरावनी सिंगार दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात काटने को दौड़ती। कितने दिन पड़े रहेंगे ऐसे पीरम खान ने सोचा। आगे गोला का टापू था, लेकिन उस पर बने किले को फतेह करना लगभग नामुमकिन था। अब पीरम खान ने एक चाल चली। उसने अपनी नौका एक खाड़ी में खड़ी कर दी और बन गया शराब का सौदागर। किले का प्रमुख था रामराव पाटिल, जो मछुआरों का सरदार भी था। उसे दोस्ती के लिए पीरम खान ने कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में भेजी। अब तोहफे से खुश होकर रामराव पाटिल ने उसे रात भर किले में रुकने की इजाजत दे दी। इजाजत मिली तो खान पाटिल के लिए रात भर की दावत का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन आधी रात को जब शबाब अपने जोरों पर था, तब अचानक पीरम खान के सैनिकों ने मछुआरों पर हमला कर दिया। खान के ही सैनिक शराब की खाली ड्रमों में चिपकर अंदर आए थे। उधर किले के बाहर नाव पर बैठे बाकी के सैनिक भी इशारा पाते ही किले में जा पहुंचे। भयानक मारकाट मची और पीरम खान ने किला फतेह कर लिया। इसके बाद यहाँ नया किला बना, जिसे फतेह करना तो दूर, दुश्मन इसका दरवाजा तक नहीं खोज पाते थे। ये कहानी मुरुद जंजीरा की, जिसे इतिहास में आंजिक की दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आंजिक यानी अजय, जिसे कभी कोई जीत ना सका हो। गाइस, जब बात भारत के अजय दुर्गों की होगी तो मुरुद जंजीरा का नाम सबसे पहले आएगा। 500 सालों के इतिहास में डच, अंग्रेज, पुर्तगाल व मंगोलों ने भी आक्रमण किया, लेकिन कभी कोई इसे जीत नहीं पाया। कहते हैं कि इस किले की बनावट इतनी शानदार थी कि इसका दरवाजा ढूंढ पाना भी संभव नहीं था। दिन हो या रात, जंगे मैदान में समंदर की लहरों का पूरा साथ जंजीरा किले को ही मिलता था। यही कारण था कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे मुंह कही खानी पड़ती थी। 17वीं सदी में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी ने भी इस किले पर आक्रमण किया था। शिवाजी की वीरता को बयां करते हुए रोहित सुल्तानपुरी ने लिखा है कि बुलंद हौसलों से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे। दुश्मनों की छाती में ऐसे भगवा गाड़ देते थे। कहते हैं कि शिवाजी जिस अभियान पर निकलते थे, वहां उसकी यानी उनकी विजय तय होती थी। उन्होंने पूना, रायगढ़ और तोरना के पहाड़ी किलों के साथ ही कुंडाणा जैसे खतरनाक किले को भी फतेह कर लिया था। शिवाजी की रणनीतियां इतना शानदार व सटीक हुआ करती थी। उस दौर में मराठों से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। शिवाजी की वीरता की कहानियों को और भी जानने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कुकू एफएम पर जाना चाहिए। गाइस, सवाल ये है कि मुरुद जंजीरा में ऐसा क्या था जिसे जितना नामुमकिन था, और क्या शिवाजी महाराज इसे जीत पाए? ये जानने के लिए हमें और गहराई से इतिहास को पढ़ना होगा और जाना होगा दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर कोंकण तट की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1411 किलोमीटर अरब सागर के किनारे बसा है सपनों का शहर मुंबई। इसे मायानगरी मुंबई से 145 किलोमीटर दूर कोंकण के तट पर बसा है खूबसूरत मुरुद गांव। इसी गांव से आपको नजर आएगा समंदर का राजा मुरुद जंजीरा। समंदर की लहरों के बीच खड़े इस किले को देखने के लिए आज हजारों की तादाद में लोग नावों पर सवार होकर आते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि सदियों पहले यहाँ पर कोई किला ही नहीं था, बल्कि एक विशाल ज्वालामुखी की चट्टान से बना एक छोटा सा द्वीप
यानी कि आइलैंड था, जो कि वीरान पड़ा था। यहाँ किनारों पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव बसे थे, जहाँ मछुआरे रहा करते थे। ये मछुआरे समंदर के डाकुओं से काफी परेशान थे। इन डाकुओं से बचने के लिए मछुआरों के सरदार रामराव पाटिल ने वीरान पड़े इस टापू पर यानी आइलैंड पर एक किला बना लिया और अपने मछुआरों के साथ यहीं रहने लगा। उस दौर में ये पूरा इलाका अहमदनगर सल्तनत के बुरहान निजाम शाह के अधीन था और अब निजाम शाह इस किले पर कब्जा जमाना चाहते थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रामराव पाटिल ने ये किला बनाने से पहले निजाम से ही अनुमति ली थी, यानी अहमदनगर के निजाम शाह से ही अनुमति ली थी। उसने लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठरों को गाड़ कर एक विशाल किला बना लिया था, जिसे स्थानीय भाषा में मिथी कोट के नाम से जाना जाता है। मिथी कोट। इस मिथी कोट में सभी मछुआरे सुरक्षित थे, लेकिन सुरक्षा मिलते ही निजाम की अनदेखी शुरू कर दी। इससे खफा होकर अपने कमांडर यानी सेनापति पीरम खान को किला जीतने के लिए भेजा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी पीरम खान इस किले को जीत नहीं पाया। इसलिए उसने बल के बजाय छल से काम लिया। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि पीरम खान के सैनिक महिलाओं के भेष में नाव पर सवार होकर किले में पहुंचे थे, तो कुछ में बताया जाता है कि वो शराब ले जाते समय खाली ड्रमों में चिपकर आए थे। लेकिन फैक्ट ये है कि धोखेबाजी करके पीरम खान ने इस किले का, या यूं कहें कि इस किले को फतेह कर लिया। इतिहास की गहराई में जाकर उस दौर को देखा जाए तो पता चलता है कि उन दिनों में अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप से बड़े बड़े जहाज़ों में हाथी दांत का सामान व सोना और बेशकीमती चीजें भारत आती थी। साथ ही मिडिल ईस्ट से राज परिवारों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए घोड़े भी सप्लाई किए जाते थे। अरब सागर से आने वाली ये जहाज भरोस, ड्यूज, दमन और अलग अलग पोर्ट्स पर जाते थे। बुरहान निजाम शाह ने सोचा कि क्यों ना एक मजबूत किला बनाकर इन जहाजों पर नजर रखी जाए, ताकि टैक्स के तौर पर लाखों रुपयों में यानी व्यापारी से मोटी रकम वसूली जाए और समुद्री लुटेरों से भी बचाव हो सके। इसलिए उन्होंने उस टापू पर एक मजबूत किला बनाने का आदेश दे दिया और इसी से शुरू हो गया उस समंदर के राजा मुरूद जंजीरा का। मुरूद पास के उस गांव का नाम था जहां ये आइलैंड था, और जंजीरा अफ्रीकी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टापू। कुछ किताबों में बताया गया है कि जंजीरा फारसी भाषा के शब्द जंजीर से आया हुआ है, जिसका मतलब भी टापू ही होता है, और मराठी में इसका मतलब होता है समुद्री किला। लेकिन समंदर में किला बनाना कोई आसान काम नहीं था। तेज धूप, चारों तरफ खाना, पानी और ऊपर से पत्थरों को वहां तक ले जाने की चिंता। भारी पत्थरों को तो ले जाना संभव ही नहीं था, क्योंकि इससे जहाजों के डूब जाने का खतरा था। लेकिन भारत के मेहनतकश मजदूरों के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। उन्होंने उस आइलैंड पर मौजूद चट्टानों को काट काट कर पत्थरों का इंतजाम किया। इन पत्थरों को सीसा, रेत और धूल के मिश्रण से जोड़ा गया। देखते ही देखते लकड़ी से बने मेरी कोट की जगह एक विशालकाय किला खड़ा हो गया। मुरूद जंजीरा के चारों तरफ 19 बुर्ज बनाए गए, यानी 19 बुर्ज बनाए गए। किले को बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि इसका दरवाजा दुश्मन को ना दिखाई दे। इसलिए 12-12 मीटर यानी ऊंचे 2 बुर्जों के बीच किले के दरवाजे बनाया गया। पूरे आइलैंड को घेरते हुए किले की दीवारें बनाई गई ताकि दुश्मन को कतरा भर भी जमीन ना मिले। लेकिन सबसे बड़ा अजूबा थी इस किले में बनी पानी की झीलें। गोलाकार में बनी इन पानी की झीलों की गहराई लगभग 18 मीटर थी। समंदर में होने के बावजूद इनका पानी बेहद मीठा था। यह मीठा पानी किले के लिए किसी वरदान से कम नहीं था।
इसी पानी के सहारे बिना किसी बाहरी मदद के कई महीनों तक किले के अंदर रह सकते थे। कहा जाता है कि 22 साल की अथक मेहनत के साथ हमारे मेहनतकश मजदूरों ने 22 एकड़ में फैला यह शानदार दुर्ग बना दिया था, जिसने 500 सालों तक समंदर पर राज किया। किले का ये निर्माण अहमदनगर के निजाम करवा रहे थे। 22 सालों के इस लंबे वक्त में कई सारे कमांडर्स आए और चले भी गए। 1538 में बीरम खान के बाद किले के निर्माण का काम बुरहान खान ने संभाला। इतिहासकार बताते हैं कि बुरहान खान नहीं बल्कि शाहतैर खान की देखरेख में किले का निर्माण हुआ था, जबकि एक फारसी शिलालेख के मुताबिक निजाम के हुक्म से शाहीन खान ने इस किले का निर्माण किया था। लेकिन किले के अंदर घुसते ही आपको दीवारों पर कुछ कलाकृतियां नजर आएगी। इनमें से एक में एक बाघ 6 हाथियों को घेरे हुए है और एक दूसरी कलाकृति में 2 हाथी लड़ रहे हैं और 2 शेर उन्हें देख रहे हैं। ये सभी चिन्ह सिंधी राजवंश के मैस्कोट यानी कि उनके प्रतीक चिन्ह हैं। इतना तो हम सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा किला बनवाते थे वे अपना ही प्रतीक चिन्ह किले में बनवाया करते थे। फिर मुकुट जंजीरा पर सिद्धियों का प्रतीक चिन्ह क्यों? आखिर कौन थे ये सिद्धि और इनका जंजीरा से क्या लेना देना था? ये जानने के लिए हमें चलना होगा भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। इतिहास गवाह है कि सदियों पहले अफ्रीका के अश्वेत लोगों को गुलाम बनाकर दुनिया भर में बेचा जाता था। अफ्रीका के एक और इलाका है, उस इलाके का नाम है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां अरब और यूरोप के लोग बड़ी संख्या में गुलाम खरीदने और बेचने के लिए आते थे। इस इलाके में बड़ी तादाद में आरोमो जाति के अश्वेत लोग रहा करते थे। ये काफी गरीब होते थे और इसी गरीबी का फायदा उठाकर इन्हें चंद पैसों के बदले खरीद लिया जाता था और इनसे गुलामी करवाई जाती थी। ओरोमो जाति के ये लोग जंगली थे, इसलिए ये शरीर में 7-8 फुट लंबे और काफी ताकतवर थे। ये अपनी वफादारी के लिए इतने मशहूर थे कि मालिक के लिए जान भी ले दे सकते थे। इसलिए दुनिया भर में इनकी काफी डिमांड थी। आज का इथोपिया देश भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश में ही आता था। ठीक उस वक्त में एबिसिनिया नामक देश के नाम से भी जाना जाता था। यानी इथोपिया गुलाम खरीदने के लिए अरेबियन लोगों की पसंदीदा जगह थी। वो इस इलाके को अब हबस कहते थे, यानी अल हबस कहते हैं। और यहाँ के लोगों को हबसी अरेबियन मालिक इन हबसी गुलामों को इस्लाम में कन्वर्ट करा देते थे और इन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में बेच देते थे। उनमें से ही एक हबसी थे मलिक हबसी, जिनका पूरा नाम मलिक अंबर हबसी था। मलिक अंबर हबसी का जन्म 16वीं सदी में इथोपिया के ही एक इलाके के हबसी परिवार में हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता ने परिवार में गरीबी के कारण बेच दिया था। उनके मालिक ने उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया और मलिक अंबर अब बन गए मलिक अंबर सिद्दी। मलिक अंबर को भारत के अहमदनगर के निजाम शाह के एक अफसर चंगेज खान ने गुलाम के तौर पर खरीद लिया। ये चंगेज खान वो नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। ये कोई नहीं जानता था कि ये गुलाम एक दिन नवाब बन जाएगा। हुआ यूं कि जब मलिक अंबर भारत आए तब तक अकबर की सेना निजाम शाह को खत्म कर चुकी थी, लेकिन मलिक अंबर ने 150 हब्सियों की एक फौज बनाई, क्योंकि वो दुनिया के बाकी इंसानों की तुलना में ज्यादा ताकतवर थे। तो उन्होंने अकबर की सेना से बहुत सारे इलाकों को वापस छीन लिया। अकबर की मौत के बाद जहांगीर ने मलिक अंबर के कारण काफी परेशान रहा। कहा जाता है कि मलिक अंबर व उनकी सेना गुरिल्ला वॉर लड़ने में काफी माहिर थी। ये छिपकर अटैक करते और मंगोल सेना को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इंडियन आर्मी भी इस बात को यानी इस गुरिल्ला वॉर को करने में माहिर है। इससे अफगानियों से डरने की जरूरत नहीं थी, बाकी देश डर गए थे। इस वजह से जहांगीर ने यह ऐलान कर दिया था कि मलिक अंबर का सिर काट कर लाने वाले को
मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो जहांगीर ने अपनी दुश्मनी को कम करने के लिए एक पेंटिंग बनाई जिसमें वो अकबर के कटे हुए सिर पर निशाना लगा रहा है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब मलिक ही मुरूद जंजीरा के असली सरताज थे। साल था 1617। मलिक अंबर जो एक तरह से निजाम शाही के भी मालिक बन चुके थे, मुरूद जंजीरा के कमांडर बने। उनके दौर में किले को नई मजबूती दी गई। इस किले के दीवारों और बुर्जों पर बड़ी बड़ी शक्तिशाली तोपों को तैनात किया गया। किले के मुख्य दरवाजे पर भी पंच धातु से बनी 3 तोपों भी लगाई गई। इनका नाम था कलाल बागड़ी, लांडा कासम और सावरी। इन तोपों का निशाना काफी सटीक था और ये घंटों तक गोला दागने के बावजूद भी गर्म नहीं होती थी। एक दौर में मुरूद जंजीरा पर करीब 200 तोपें तैनात थी, जिनमें से कुछ तो यूरोप से लाया गया था और कुछ को किले में ही बनाया गया था। पीरम खान खुद एक सिद्दी थे। मलिक अंबर के आने के बाद यहाँ सिद्धियों का राज कायम हो गया। यही वजह है कि इस किले की दीवारों पर सिद्धियों के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, क्योंकि इस किले पर सिद्धियों का ही राज था। मलिक अंबर के समय से सिद्धी नाविक, व्यापारी, सैनिक और गुलाम बनकर यहाँ आने लगे। वे जहाजों की निगरानी करते और व्यापार से खूब पैसा कमाते थे। इसी वजह से जंजीरा पर दुश्मनों की और समुद्री डाकुओं की भी नजर थी। लेकिन सैकड़ों हमलों के बावजूद ये किला अजय कैसे रहा, ये जानने के लिए हमें उतरना होगा समंदर की गहराइयों में। बचपन में आपने न्यूटन के नियम जरूर पढ़े होंगे। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने समझाया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स, जो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है। यही फोर्स चंद्रमा और सूर्य में भी होता है, जो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। सूर्य पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के करीब। इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा ताकतवर तरीके से काम करता है। ये ग्रेविटी फोर्स ना सिर्फ इस पृथ्वी को बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद समंदर को भी अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी वजह से समंदर में ज्वार पैदा होता है, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अब आप इतना समझ गए होंगे कि पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा की तरफ है या जो हिस्सा उसकी अपोजिट साइड तरफ होता है, उस पर उच्च ज्वार होता है, यानी कि समंदर की लहरें और ज्यादा ऊपर उठती हैं, और बाकी के दोनों हिस्सों पर निम्न ज्वार होता है, यानी कि लहरें छोटी होती हैं। ये ओशियन साइंस का इम्पोर्टेंट रूल था कि जिसका ख्याल रखा गया मुरूद जंजीरा बनाते वक्त, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इसलिए हर 6 घंटे में एक जगह पर लहरें ऊंची होगी और हर 6 घंटे के बाद ये लहरें उसी जगह पर छोटी हो जाएगी। मुरूद जंजीरा इस तरह से बना था कि अगर दिन के वक्त इस पर हमला किया जाए तो पानी कम होने के और लहरें छोटी होने की वजह से नावों को दूर ही रोकना पड़ता था, जिससे दुश्मन अपनी नाव में किले के नजदीक नहीं आ सकते थे। वहीं अगर रात के अंधेरे में हमला किया जाए, किले का दरवाजा ही दुश्मन को नहीं मिलता था। दरवाजा खोजने के लिए यह जरूरी था कि वो किले के 12 मीटर करीब तक आए, लेकिन इतना करीब आते ही दुश्मन दरवाजे पर तैनात तोपों की रेंज में आ जाता था, जिससे सटीक निशान लगाने वाली इन तोपों के आगे दुश्मन टिक ही नहीं पाते थे। वही रात के समय उच्च ज्वार होने के कारण समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, नावों के डूबने का खतरा बना रहता था। मुरूद जंजीरा जमीन से 1 किलोमीटर दूर था, इसलिए जमीन से दागे गए गोले इस तक पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन अगर समंदर के अंदर से हमला किया जाए तो किले के अंदर तैनात तोपें ही दुश्मनों को खत्म कर देती थी। इसी कारण से ये किला अजय बन गया था। किले के अजय बनने का एक कारण मलिक अंबर भी थे। ये गुलाम होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन को काफी अच्छे से संभाला। आसपास के मराठों,
निजामों और हिंदू राजाओं से दोस्ती करके उन्होंने यानी मंगोलों के खिलाफ सबको एकजुट किया और उनके जीते जी कभी जंजीरा को फतह नहीं कर पाए। लेकिन साल 1626 में उनका देहांत हो गया। सिद्धि राजा नहीं बनते थे। इसी कारण मलिक अंबर के बेटे को किले का अगला कमांडर बनाने की जगह सिद्धि मशवरा करने बैठे और अपने में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को कमांडर बना दिया। सिद्धि समंदर के साथ साथ जमीन पर भी अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे और एक एक करके उन्होंने कई रियासतों को जीत लिया और अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैला लिया। समंदर पर इनकी पकड़ का हर कोई मुरीद हो गया। इसलिए बड़े बड़े व्यापारी और राजे महाराजे सिद्धियों को अपना नेवल कमांडर बनाने लगे थे। उधर 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब, सिद्धियों ने औरंगजेब से संधि कर ली और उनके वजीर बन गए। अब ये मुगल साम्राज्य की तरफ से समुद्री व्यापार संभालने लगे थे। इसी वजह से इनकी दुश्मनी मराठा से हो गई। साल था 1670। रात का समय था। एक के बाद एक ढेर सारी नौकाओं ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया। किले के कमांडर फतेह खान को डचों ने इस आक्रमण के बारे में पहले से ही खबर दे दी थी। साथ में उन्होंने गोला और बारूद भी पहुंचा दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि यह आक्रमण मराठा सरदार शिवाजी महाराज ने किया तो वो घबरा गया। ये वो दौर था जब दूर दूर तक शिवाजी का खौफ था। उस समय दुश्मन तो शिवाजी के नाम से ही डर जाते थे। इसलिए मदद मिलने के बावजूद भी वो हिम्मत हार गया और किला शिवाजी को सौंपने के लिए तैयार हो गया। शिवाजी जंजीरा किले को जीतकर एक नया इतिहास रचने ही वाले थे कि तभी अचानक 3 सिद्धि सरदारों ने बगावत कर दी। इनका नाम था संबल खान, खैरियत खान और कासिम खान। इन्होंने फतेह खान को किले में ही कैद कर लिया और मंगलों से मदद मांगी। मंगलों के मदद मिलने के बाद वो किला बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन फिर भी शिवाजी ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी 13 बार इस किले को फतेह करने की कोशिश की थी। संभाजी ने इस तक पहुंचने का रास्ता भी बना लिया था, लेकिन फिर भी वो इसे जीत ना सके। मुरुद जंजीरा को जीतने के लिए संभाजी महाराज ने समंदर में एक और किला भी बनवाया था जिसका नाम था पद्मदुर्ग यानी पद्मदुर्ग। ये भी 22 एकड़ में फैला था। ये किला मुरुद जंजीरा से करीब 8 मील दूर था, लेकिन इसमें मीठे पानी की झीलें नहीं थी। पद्मदुर्ग की मदद से मराठा ने एक एक करके सिद्धियों की जमीन पर मौजूद कई रियासतों को जीतकर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो कभी जंजीरा को नहीं जीत पाए। कहते हैं कि संभाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा सरदार कान्हाजी आगरे ने मराठाओं की कमजोर होती नींव को ताकत दी और कोंकण के सारे किले जीत लिए। उनके खिलाफ सिद्धि, पुर्तगाली और मुगल एक हो गए, लेकिन मराठा ने इन सबको सबक दिया यानी सबको हरा दिया। लेकिन मुरुद जंजीरा अब भी अजय था। कहते हैं कि दोस्त हो या दुश्मन, सिद्धियों ने यह किला कभी खाली नहीं किया। वो जानते थे कि जंजीरा इनकी वजह से नहीं, बल्कि वो जंजीरा की वजह से सुरक्षित हैं। जंजीरा हार जाने के बाद उनका भी वजूद मिट जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे जी जान से इस किले की रक्षा की। ये किला हबसी सिद्धियों का गढ़ था। 500 सालों के इतिहास में यहाँ रहने वाले इतिहासकार, कमांडर और लोगों के लिए कई हवेलियां और क्वार्टर बनाए गए। सिद्धी मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने दरगाहें और मस्जिदें बनवाई। उस दौर में यहाँ 3 मोहल्ले हुआ करते थे, 2 मुसलमानों के लिए और एक अन्य सभी के लिए।
जंजीरा की वजह से सिद्धियों का साम्राज्य फैलता जा रहा था। 17वीं सदी के आखिरी तक सिद्धियों के पास करीब 22 रियासतें थी। मलिक अंबर के बाद कमांडर बने सिद्दी सुरुन खान ने अपने पास के ही खोखरी गांव में खूबसूरत मकबरे बनवाए थे। मजे की बात तो यह है कि उन्होंने जीते जी खुद का भी मकबरा बनवा लिया था। 19वीं सदी के करीब सिद्दी नवाब इनकी देखरेख किया करते थे। मकबरों की देखभाल के लिए आसपास के लोगों से पैसा लिया जाता था। हर जुम्मी रात को यहाँ कुरान पढ़ा जाता था। हर साल यहाँ उर्स लगता था। ये मकबरे आज भी खोखरी गांव में मौजूद हैं। इनके पीछे लगे पेड़ भी सिद्दियों की ही तरह अफ्रीका से लाए गए हैं। साल 1770 में सिद्दियों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अब क्योंकि मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था, तो ये भी साल 1803 में वजीर से फिर नवाब बन गए। सदियों से सिद्दी आपस में बैठकर मशवरा करते और अपना प्रमुख चुनते थे। लेकिन साल 1880 के बाद यहाँ पर भी राजशाही आ गई। राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाने लगा। इतिहास बताता है कि जब सिद्दी गुलाम से नवाब बने थे, तो उस दौर में तमाम ताकत होने के बावजूद भी इन्हें राजाओं वाला सम्मान मिलना काफी मुश्किल था। अंग्रेज सिद्दियों को वही सम्मान देते थे जो दूसरे राजाओं घरानों को मिलता था। इसलिए अंग्रेजों के साथ इनके संबंध काफी अच्छे थे और ये हर लड़ाई में इनका साथ देते थे। धीरे धीरे सिद्दियों ने भी नवाबों वाले शान शौकत को अपना लिया। 20वीं सदी में जंजीरा के नवाब ने मुरूद गांव के पास अपने लिए नया महल बनाया, जिसका नाम था अहमदगंज पैलेस। इस खूबसूरत पैलेस को टर्किश डिजाइनर ने डिजाइन किया था। आज़ादी मिलने के बाद सबसे आखिर में 1948 में जंजीरा रियासत भारत का हिस्सा बन गई। आज़ादी के बाद बहुत सारे किलों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हालांकि साल 1972 तक सिद्दी मुरूद जंजीरा में ही रहा करते थे, लेकिन बाद में इन किलों की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया और किलों को छोड़कर चले गए। लेकिन अहमदगंज पैलेस अभी भी सिद्दी नवाब के पास ही था। लेकिन जहां एक तरफ खोखरी के मकबरे गुलामों के राजा बनने की कहानी बयां करते हैं, वहीं मुरूद जंजीरा आज भी समंदर में अजय खड़ा है। समंदर की लहरों के निशान आज भी जंजीरा की दीवारों पर देख के जा सकते हैं। ये किला अजय तो है ही, साथ ही ये गुलाम के राजा बनने का भी गवाह है। उस दौर में उन लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो कैसे अपनी काबिलियत के दम पर राजा बने और कैसे 500 सालों तक एक किले पर अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाब रहे। यानी ये कहानी बताती है कि मुरूद जंजीरा देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा किले महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में अजय दुर्गों की लिस्ट में जंजीरा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि इसलिए कि मुरूद जंजीरा ने एक लंबा संघर्ष तय किया है। वैसे राजस्थान में लोहागढ़ को भी अजय माना जाता है, लेकिन यह किला साल 1733 में बना था। ये राजस्थान में बनने वाला सबसे नया किला था। जाहिर सी बात है कि सबसे आखिरी में बनने के कारण इसे सबसे कम हमले सहने पड़े थे। वही मुरूद जंजीरा लोहागढ़ से 200 वर्ष से भी ज्यादा पहले बन गया था। उसने संघर्ष भी ज्यादा किया और खूब लड़ाइयों का सामना करने के बाद भी अजय रहा। इसलिए हमने जंजीरा की कहानियों को सुना। उम्मीद करते हैं कि आज की दुर्ग मुरूद जंजीरा की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप राजस्थान में मौजूद लोहागढ़ की कहानी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, आपके लिए वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, मुरूद जंजीरा और मलिक अंबर दोनों को ही इतिहास में बहुत कम जगह मिली है। हो सकता है कि इतिहासकारों को एक गुलाम की कामयाबी हजम ना हुई हो, या फिर यूं कहें कि खुद ही किसी के गुलाम हो।
लेकिन हकीकत तो ये है कि किस्मत ने जिसे गुलाम बनाकर पैदा किया था वो मलिक अंबर अपनी कामयाबी के दम पर जंजीरों का सरताज तो बन ही गया, साथ ही दिल्ली पर राज करने वाले शक्तिशाली मुगल बादशाह को भी उन्होंने नाकों ने चबवाया। 7 फीट ऊंचे और बुलंद इरादों वाले मलिक अंबर का सिर कलम करने की जहांगीर भी सपने ही देखता ही रह गया। आज का संभाजीनगर, जिसे औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, उसे बसाने वाले भी मलिक अंबर ही थे। मलिक अंबर की कहानी काफी दिलचस्प तो है ही, बहुत ही मोटिवेशनल भी है दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उनका कहीं नाम तक सुनने में नहीं आता। इतिहास के पन्नों से खोजकर मलिक अंबर की कहानी भी आपके लिए खोज कर लाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इससे पहले आज आप ये बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं। गाइस, जंजीरा किला जाने के लिए पहले आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला जाना होगा। वहां से मुरू तहसील और फिर वहां से ऑटो रिक्शा मिलेगा जो आपको रायपुरी ले जाएगा। वहां से 20 रुपये के टिकट पर नाव का किराया होगा जो नाविक आपको मुरू जंजीरा किला तक ले जाएगा। समय सुबह 7 बजे से शाम 6 से 7 तक यह किला शुरू रहता है और साथ ही शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक बंद रहता है। गाइस, साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही नहीं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को फैक्ट के लिए। धन्यवाद।